जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात जेपी जयंती को लेकर छिड़े बवाल की। दूसरी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ी है। तीसरी खबर में बात सपा के प्रत्याशी की और आखिर में बात पुलिस एनकाउंटर के डर की। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय जेपी जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को इस मामले पर घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पहले ही अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी जाने के कार्यक्रम के संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसमें लिखा गया था कि जेपीएनआईसी के एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए सुरक्षा कारणों से प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और जेपीएनआईसी का दौरा करने के लिए ये जगह उनके लिए सुरक्षित और उचित नहीं है। इस पत्र के सामने आने के बाद सियासत छिड़ गई। अखिलेश यादव गुरुवार रात को ही अचानक जेपी सेंटर पहुंच गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेपी सेंटर पर टीन की दीवारें बनाई जा रही हैं। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को बेचना चाहती है, इसीलिए लोगों के लिए उसे बंद रखा गया है। निर्माण के वक्त से ही विवादों में है। इसके निर्माण के वक्त बीजेपी ने इसमें घोटाले का आरोप लगाया था। इसी के बाद शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के बीच आखिर में अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा मंगाई गई, जिस पर सपा मुखिया ने बड़े नेताओं के साथ माल्यार्पण किया। सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच जॉइंट सीपी स्तर के 2 आईपीएस अधिकारी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी की मूर्ति लगाई गई। अखिलेश को घर के बाहर ही माल्यार्पण करने के लिए कहा गया। सपा प्रमुख के घर के बाहर गाड़ी में रखकर जेपी की मूर्ति लाई गई थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब जेपी जयंती पर सपा और बीजेपी के बीच सियासी जंग देखने को मिली हो। इससे पहले भी पिछली बार ऐसा ही देखने को मिला था। अखिलेश यादव को साल 2023 में जेपी सेंटर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन वो सेंटर की दीवार से कूदकर अंदर गए थे और माल्यार्पण किया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2016 में जेपी सेंटर का उद्घाटन किया था और केंद्र का काम कराया जा रहा था, लेकिन साल 2017 में सरकार बदली और सेंटर का काम अधूरा रह गया। अभी भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र के मुताबिक जेपी सेंटर निर्माणाधीन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस को लेकर बाकी दलों के तेवर बदलने लगे हैं। जहां शिवसेना और एनसीपी के बाद अब सपा ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन के तहत 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महापालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सम्मान देने की मांग की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों का चयन कर लिस्ट कांग्रेस को भेजी है और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ सपा मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। दोनों राज्य के परिणाम के बाद सपा ने महाराष्ट्र में संतोष न करने का फैसला किया है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अकेले 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर उसे हार का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले इसकी प्रबल संभावना थी कि 10 साल बाद उसकी हरियाणा में वापसी हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बारी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस सपा को वो 12 सीटें देती है या नहीं, जिसकी लिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को भेजी है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में हार के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अगर किसी सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो शायद नतीजे कुछ और होते। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, पार्टी को शानदार जीत मिली। ये और बात है कि कांग्रेस के खाते में केवल 6 सीटें ही गई,
लेकिन पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। बीजेपी ने 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल की। इस बार बीजेपी को 29 सीट मिली। 2014 में बीजेपी 25 सीटों पर जीती थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ गठबंधन है और झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और इसके लिए सभी दलों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सारे राजनीतिक दल तैयारी कर बैठे हैं। जहां बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, लेकिन अब खुद की पार्टी के नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रत्याशियों के विरोध में खड़े हो गए हैं। जहां प्रयागराज की फुलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं ने ही सिद्दीकी का भारी विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुस्तफा सिद्दीकी के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के घर पहुंचकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ता लगातार सिद्दीकी को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने इंद्रजीत सरोज पर मनमाने तरीके से टिकट बांटने का भी आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिकट नहीं बदला गया तो आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता इंद्रजीत सरोज के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इंद्रजीत सरोज के समझाने के बाद भी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस का साथ मिलने से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सिद्दीकी को काफी मजबूत माना जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में फुलपुर विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने तकरीबन 18,000 वोटों की बढ़त हासिल की थी। सपा का मानना है कि इस उपचुनाव में जीत का अंतर और बढ़ सकता है। सपा प्रत्याशी ने कहा था कि लोग इस चुनाव में बीजेपी को करारा सबक सिखाएंगे। उनके मुताबिक उनकी सीट पर कोई भी पार्टी मुकाबले में नहीं है, थोड़ी बहुत लड़ाई बीजेपी से ही होगी, बाकी पार्टी वोट कटवा साबित होकर जनता का भरोसा खो चुकी है। सिद्दीकी का कहना है कि फुलपुर में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट विधानसभा में भी दोहराया जाएगा। इंडिया गठबंधन यहां बड़ी जीत हासिल करेगा। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां पुजारी के बेटे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया। आरोपी पिछले काफी दिनों से फरार चल रहा था, साथ ही साथ ये मामला भी काफी तूल पकड़ रहा है। आरोपी ने एनकाउंटर के डर से पुलिस के सामने सरेंडर किया है। थाने में सरेंडर करते समय आरोपी ने एक तख्ती ले रखी थी जिसमें लिखा हुआ था, मैं अपराधी हूं और मैं पुलिस एनकाउंटर के डर से सरेंडर करने आया हूं। मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़सड़ी गांव में गोली मारकर पुजारी के बेटे की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया। एनकाउंटर के डर के चलते मुख्य आरोपी त्रिनयन दुबे ने हाथ में तख्ती लिए थाने में सरेंडर किया। आरोपी थाने में प्रवेश करते हुए बोल रहा था कि मैं आज अपने आप को आप लोगों के बीच आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मेरा एनकाउंटर मत करिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। इसी के साथ आरोपी ने अपने हाथ में तख्ती भी ले रखी थी जिसमें उसने लिखा हुआ था, मैं अपराधी हूं, मैं पुलिस के एनकाउंटर के डर से थाने पर सरेंडर करने आया हूं, भविष्य में कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे जेल भेज दो। मंदिर के दान पेटी के विवाद को लेकर मंदिर के पुजारी कृपा शंकर ने गुरसड़ी चौकी में 1 अक्टूबर तहरीर दी थी कि मेरे बेटे शिवदीप उर्फ सवन के साथ कुछ युवकों का विवाद हो गया था। आरोपी ने इसी बात से गुस्सा होकर पुजारी के बेटे शिवदीप की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने त्रिनयन दुबे, उसके भाई दीपू दुबे, अंकुर दुबे, बजरंग लाल दुबे और अबूज दुबे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। वहीं अब इस मामले में 5वें मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। देहात कोतवाली प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या मामले में एक अभियुक्त को और गिरफ्तार किया गया है जो हत्या में शामिल था। अब तक कुल 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की आगे जांच चल रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।